Hello guys, myself is Gaurav Kumar Singh and welcome to my channel Expiration Physics Classes. Dear students, आज का हम लोग का लेक्चर होगा क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। आज उसके आगे हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसी को कहते हैं अपवर्तनांक। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि क्लास 10th, क्लास 12 और क्लास फर्स्ट ईयर इन तीनों क्लास के जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन सारे वीडियो का चैप्टर वाइज आपका प्लेलिस्ट तैयार है। जो भी आप वीडियो ना देखे हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लेलिस्ट आप लोग का बना दिया गया है, आप वहां से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक या इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब ये अपवर्तनांक क्या होता है, तो डिफिनीशन इसका क्या होगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि माध्यम हमारे कौन कौन से लिए जाते हैं, या तो विरल माध्यम या तो सघन माध्यम। और ज्यादातर हम क्या लेते हैं, विरल माध्यम में वायु लिया जाता है और सघन माध्यम में या तो जल होगा या तो कांच होगा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। तो अब वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैं फिगर आपको बना के दिखाता हूँ। देखो दो फिगर मैं यहाँ बता रहा हूँ, दोनों फिगर पे आपका अपवर्तनांक का डिफिनीशन निकल के आ जाएगा। तो जैसे कहा गया था कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अविलंब के ओर झुकती है। देखो यह विरल माध्यम से किस में आया है, सघन माध्यम में। तो हमने ट्रिक बताया था कैसे याद करना है। 100 का मतलब 7 यानी अविलंब के साथ होगा। तो यह जो आता है यह हमारा कहां से आता है, विरल से सघन में। और यह एंगल कितना होता है, आई, और यह कितना होता है, आर होता है। और इसको हम आपतित किरण कहते हैं और इस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्लियर है। अब यही फिगर मैं यहाँ पे बनाया हूं, तो इसमें अविलंब से दूर गया हुआ है। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि यह जो होगा कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम, और यह कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। बी का मतलब विद्रोह करना, यानी इस अविलंब का वह अपवर्तित किरण क्या करेगा, विद्रोह करेगा, यानी इस अविलंब से दूर जाएगा। तो अब डिफिनीशन क्या होगा, देखो यहाँ पे भी हमारा एंगल कितना होगा, आई, और यह एंगल कितना होगा, आर होगा। क्लियर है। तो अब कहा जाएगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मतलब बस ये है, जैसे यहाँ दोनों फिगर आपको बना के दिखा दिया गया है कि विरल से सघन में और सघन से विरल में। तो डिफिनीशन क्या आप दे लोगे कि आपतन कोण की ज्या। देखो आपतन कोण की ज्या, इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, ठीक, अपवर्तन कोण। यही मान हमारा यहाँ पे होगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो अब कहा जाता है कि आपतन कोण की ज्या। तो डिफिनीशन आप क्या दे देंगे, आपतन कोण की ज्या। देखो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या है हमारा, आई, और इस आई का क्या लेना है, ज्या। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन का मतलब ज्या, और क्या है, आपतन कोण क्या है, आई है। क्लियर है। तो आपतन कोण की ज्या तथा, अब देखो नीचे हमारा क्या है, अपवर्तन कोण। तो अब यहां लिख देंगे तथा अपवर्तन कोण की ज्या। तो अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। तो तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात 1
नियतांक होता है। तो नियतांक होता है जिसे देखो अब क्या कहा गया, आपतन कोण की ज्या। तो आपतन कोण हमारा यही है, यानी यह पहला माध्यम हो गया। हमने पिछले वीडियो में बताया था पहला माध्यम दूसरा माध्यम, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। तो अब क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखो क्या कहा जाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका अपवर्तनांक और इसके रिस्पेक्ट में इसका अपवर्तनांक, हम उसी को क्या कह देते हैं कि उस माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो डिफिनीशन समझ में आया होगा कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। तो वहां पे पिछले वीडियो में हमने बताया था दोनों का अनुपात, यानी साइन आई और बटा साइन आर बराबर क्या बताया गया था, कांस्टेंट बताया गया था। ठीक, देखिए ये डिफिनीशन यहाँ लिखा गया है, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, देखो साइन आई अपन साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो अब इसको हमने बताया था पिछले वीडियो में ही कि इस कांस्टेंट को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जिसको कहा गया था साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। तो देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे यह जो यन होता है, इस यन का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक। उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। वही आगे लिखा गया है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब जो भी रहे, अगर विरल से सघन में जा रहा है तो हम इसको विरल माध्यम को क्या कहते हैं, एयर कहा गया था, और सघन माध्यम को या तो ग्लास कहा जाएगा या तो वाटर कहा जाएगा। दोनों में से कोई एक ही लिया जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा, सघन का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लास और वाटर, और विरल का माध्यम क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। अब देखो अब क्या लिख सकते हो, अगर इस फिगर की बात करें कि साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू 1n2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम क्या है, एयर, दूसरा माध्यम क्या है, या तो ग्लास होगा या तो वाटर। तो हम ग्लास को लेके चलते हैं। तो देखो एयर का मतलब क्या हो गया, ए एन है तो एन, दूसरा माध्यम देखो क्या है, ग्लास, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए एन जी। इस फार्मूले को भी मैं पहले वीडियो में ही आप लोगों को डिस्कशन करके बताया था। तो ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, इस फिगर के लिए, कि जब विरल से सघन में होगा तब उसके लिए साइन आई अपन साइन आर बराबर क्या होगा, 1n2, या इसी को हम कहेंगे ए एन जी। अब इसी फार्मूले को अगर हमको इस फिगर में लिखना हो तो कैसे लिख देंगे, देखो इसमें भी आपतन कोण की ज्या का तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम क्या कह सकते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी इस कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं 1n2। क्लियर है, तो 1n2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर लिख सकते हैं हम साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे पहला माध्यम जो होगा उसको लिखेंगे, दूसरा माध्यम जो होगा उसको लिखेंगे। तो देखो पहला माध्यम यहाँ पे क्या है, सघन है, तो सघन में या तो ग्लास लेंगे या तो वाटर लेंगे। तो अगर ग्लास को लेते हैं तो यहाँ पे एक की जगह पे क्या हो जाएगा, जी, एन है तो एन, और दो की जगह पे क्या है, विरल, विरल का मतलब क्या होता है, एयर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए। तो इसके लिए फार्मूला हमारा क्या निकल के आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जी एन ए। इसी को हम कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या दे देंगे आप, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या
का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अब यह दोनों फिगर आप ड्रा करके अब इस फिगर के लिए आप लिख सकते हो साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं 1n2, और 1n2 का मतलब क्या है, जो पहले माध्यम में होगा उसको, जो दूसरे माध्यम में होगा उसको हम लिखेंगे। तो देखो पहले माध्यम में यहाँ क्या था, एयर था, तो हमने ए लिख दिया है। दूसरे माध्यम में ग्लास था या वाटर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, तो हमने ग्लास लिख दिया। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, इस फिगर के लिए हो जाएगा, और इस फिगर के लिए यहाँ पे लिखा गया। तो जो भी आपका पहले माध्यम में होगा उसको पहले, और जो दूसरे माध्यम में होगा उसको बाद में। और बीच में यह जो यन होता है, इस यन का मतलब यह सिंबल जो दर्शाता है यन, ये सिंबल क्या दर्शाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दर्शाता है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो इसका नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ मैंने लिख भी दिया है डिफिनीशन, साथ में फिगर भी बना दिया है, और साथ में उसका फार्मूला भी यहाँ पे ड्रा कर दिया है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको हम इरेज करके फिर आगे चलते हैं। तो जैसा कि अब हमने डिस्कशन कर लिया कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो जब हमने अपवर्तनांक के डिफिनीशन को पढ़ लिया, तो अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अपवर्तनांक के प्रकार, तो यहाँ पे हमने लिखा है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है। और दूसरा जो होता है, दूसरे को कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको जो कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है। तो जो अपवर्तनांक होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो इसमें होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा जो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो हम फिगर यहाँ ड्रा करते हैं, देख लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, दो फिगर हमने फिर यहाँ बनाया है। अब यहाँ देखो लंब की ओर झुका है, यानी ऊपर हमारा क्या होगा, विरल होगा, और नीचे क्या होगा, सघन होगा। ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा सघन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, क्लियर है। तो अब देखो, अब डिफिनीशन कैसे दे देंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक का। तो डिफिनीशन कैसे दिया जाता है, देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब कहा जाएगा, देखिए इसका डिफिनीशन मैं यहाँ लिख देता हूं। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, कैपिटल सी। देखो जैसे यहाँ विरल है और यहाँ सघन है, तो विरल का मतलब क्या है, निर्वात अथवा वायु, उसको पढ़ा जाता है निर्वात अथवा वायु। तो विरल माध्यम का मतलब निर्वात अथवा वायु। तो अब जब कहा जाएगा विरल माध्यम, तो विरल माध्यम का मतलब निर्वात, और निर्वात में यह प्रकाश आ रहा है तो इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी। और फिर नीचे देखो हमारा क्या है, सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब क्या है, यानी कोई न कोई माध्यम होगा, तो वो माध्यम हमारा क्या होगा, सघन। और यह सघन चाहे ग्लास हो सकता है या फिर पानी हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो यानी नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, माध्यम, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आगे बात समझ में। तो अब डिफिनेशन देखो आगे कैसे दे दोगे, यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा
माध्यम में, अब माध्यम देखो हमारा क्या हो सकता है, सघन, और सघन माध्यम में या तो वाटर होगा या तो ग्लास होगा, दो चीज हमने बताया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करते हैं तो कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, और जब भी माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करते हैं तो कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। आ गया समझ में। तो देखो यहाँ विरल माध्यम है, यहाँ सघन माध्यम। तो विरल माध्यम का मतलब निर्वात अथवा वायु, मतलब इसमें जो प्रकाश की चाल है कैपिटल सी, यानी इसको हम कहेंगे यहाँ प्रकाश की चाल क्या है, कैपिटल सी। और इस माध्यम का मतलब सघन माध्यम, और सघन माध्यम का मतलब ग्लास या वाटर। इसमें जो यह प्रकाश की चाल होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, भी से। और इन दोनों का जो अनुपात होता है वही अनुपात हमारा क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी हम लिख सकते हैं, तो अब इसको हम इरेज करते हैं, क्लियर है। तो अब हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है ना, तो माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर। तो देखो अब माध्यम में क्या निकालना था हमको, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और यह निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी यहाँ हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिए फार्मूला क्या निकल के आ गया कि माध्यम में जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर। यानी अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो अपवर्तनांक को हमने पिछले केस में क्या बताया, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल n बराबर प्रकाश की चाल किसमें पूछी गई है, निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, c होती है, और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, v। और यही हमारा फार्मूला क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का, कि n बराबर क्या होता है, c अपान v, जहाँ n क्या बताता है, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तथा c निर्वात में प्रकाश की चाल, तथा v माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यह फार्मूला हमारा निकल गया निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए। आ रहा बात इतना समझ में। अब इसके बाद से हम लोग का क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक है। अब हम सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसको आप लोग राइट डाउन भी कर लीजिए, और इसका नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इसको मैं एक एक लाइन समझाते चल रहा हूँ कि क्या इसका मतलब है। तो अब इसको हम इरेज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या इसी को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इसका क्या मतलब, जैसे अभी दो फिगर हमने वहां ड्रा किया था, उसी फिगर को हम कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो अब फिगर को हम बनाते नहीं, फिगर आप ऑलरेडी आपके दिमाग में फीड किया होगा कि विरल से सघन और सघन से विरल। तो अब कहता है कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो मैं ओरली डिफिनेशन बोल दे रहा हूँ, और इसका नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं बार बार इस बात को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो अब इसका डिफिनेशन हम क्या दे देंगे, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या कहा जाएगा, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको हमने बताया है कि जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की बात करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 1n2 से। क्लियर है। तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान पहले तथा
दूसरे माध्यम में प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होता है। आगे बात समझ में क्या कहा गया कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या उसी को कहते हैं 1n2 कामा पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चालों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो अभी पिछले केस में यहाँ पढ़ा गया है कि पहले निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पे कहता है कि उस पहले तथा दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चालों का अनुपात है, अब वही अनुपात हम क्या कर देते हैं, सापेक्ष। अब तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके फार्मूले को हम कैसे बता सकते हैं। और देखिए इसके बाद से अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम इसके फार्मूले को लिखते हैं। देखो कहा गया है कि सापेक्ष अपवर्तनांक में कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 1n2 कामा प्रथम तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चालों के अनुपात से क्या होता है, बराबर होता है। तो हम फार्मूला क्या दे सकते हैं इसका, देखो कहा है ना कि पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चालों के अनुपात, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, तो पहले माध्यम में हम प्रकाश की चाल को क्या मान लेते हैं, v1, क्लियर। अब ऐसे फिर हम मानेंगे दूसरे माध्यम के लिए, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल हम मान लेते हैं क्या, v2। तो अब हमसे क्या कहा था, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या करता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम लिख सकते हैं अतः पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये बराबर होता है, क्या बताया गया है कि प्रथम तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे इसको कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको मैंने लिखने का तरीका क्या बताया था, इसको हम 1n2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 1n2। n क्या बताता है, अपवर्तनांक को, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यह बराबर होता है किसके, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे v1 और अपन दूसरे माध्यम में देखो प्रकाश की चाल क्या है v2, तो यहाँ पे लिख देंगे v2, तो यानी v1 बाई v2, यह हमारा क्या हो जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक को बता देगा। यानी यह जो फार्मूला निकलता है यह किसके लिए हम बात करते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए। तो एक बात अपने दिमाग में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में हमेशा n बराबर c अपान v, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात की बात की जाएगी। और जब भी सापेक्ष अपवर्तनांक की बात की जाएगी तो n2 हमेशा सापेक्ष अपवर्तनांक को बताता है और n हमेशा किसके लिए बात करेगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए।
तो अब इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं इसमें प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो इसको राइट डाउन करिए फिर इरेज करें। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, तो उसका डिफिनेशन हम यहाँ लिखते हैं समय की बचत के लिए। तो अब इसका मतलब क्या कहता है, जैसे डिफिनेशन आपके सामने लिखा है, आप डिफिनेशन देखते जाइए। कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की कोई किरण अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों से होकर आगे गुजरे और इसके पश्चात उसे विपरीत दिशा में चलाया जाए तो वह अपने पूर्व पथ का अनुसरण करती है, और इसी को हम कह देते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो अब इसको थोड़ा हम फिगर से समझते हैं कि क्या कहा जाता है। तो अब हम फिगर आपके व्हाइट बोर्ड पे यहाँ बनाते हैं। तो देखो अब कहता है कि अब मान लेते हैं कि यह हमारा कोई कांच है। क्या मान लिया जाए कि कोई कांच है, क्लियर है, या कोई कांच है। तो अब कहा जाता है कि अब यह हमारा क्या है, वायु है। वायु में कांच को क्या किया गया है, रखा गया है। तो अब कहता है कि जब प्रकाश की किरण इस कांच के सरफेस पे पड़ती है, तो अब जहां पड़ती है वहां से हमने लंब ड्रा कर दिया, हमने अभी तक यही पढ़ा है। तो अब देखो जब विरल से सघन में आएगा तो लंब की ओर क्या होता है, झुकता है, क्लियर है। तो अब कहता है कि यह जो प्रकाश की किरण है ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ और इसको मान लेते हैं बी, क्लियर है। तो देखो अनेक परावर्तनों और अपवर्तनों से होकर आगे कहता है गुजरे और इसके पश्चात उसे विपरीत दिशा में चला जाए। देखो परावर्तन और अपवर्तन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपवर्तन हमें दिख रहा है। तो अब कहता है देखो यह ओ ए हमारा क्या है, आपतित किरण है, और ओ बी हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। तो अब कहता है कि अब यह ए से ओ और फिर ओ से कहा जा रहा है बी पे, यानी प्रकाश का डायरेक्शन हमारा यही ना है। देखो ए से ओ और ओ से बी, क्लियर है। अब कहता है कि अब इस प्रक्रिया को अगर हम उल्टा करते हैं, उल्टा करने का मतलब क्या है, पहले प्रकाश की किरण ए ओ से किधर थी, ओ बी थी। अब हम अपोजिट करते हैं, पहला केस ऐसे था, दूसरा केस अब प्रकाश की किरण हमारा बीओ से, यानी बीओ से किधर हो जाए, ओ ए की ओर, यानी अब यह प्रकाश की किरण हमारी कुछ ऐसी हो जाए। तो इस प्रकार के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। समझ में आ गया कि जब ए से ओ और ओ से बी, फिर सेकेंड केस में उसी प्रकाश को अगर हम बी से ओ और ओ से ए की तरफ चलाएं तो यह उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं इस सिद्धांत को हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो डिफिनेशन बहुत इजी है, उसके हिसाब से फिगर भी मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो अब हम इसके बाद से बात करेंगे कि इनके अपवर्तनांकों के बीच क्या संबंध होता है, यानी जब एयर से ग्लास में जाता है तब के केस में, और जब ग्लास से एयर में आता है तब के केस में इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो अब हम इनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, डिफिनेशन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो इसको हम इरेज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपवर्तनांकों के बीच संबंध। जैसे अभी हमने बताया कि पहले एयर से ग्लास, फिर ग्लास से एयर, इस सिद्धांत को या इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम इनके बीच रिलेशन निकालेंगे कि जब वायु से कांच में और कांच से वायु में वह प्रकाश की किरण जाती है तब इनके बीच क्या संबंध प्राप्त होता है। तो हम हेडिंग यहाँ लिख देंगे, अपवर्तनांकों के बीच संबंध। अपवर्तनांकों के बीच संबंध। तो देखो जब हम रिलेशन निकालेंगे इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो अब हम क्या लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ से कहता है कि उन अपवर्तनांकों के बीच क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे मैं दो फिगर आपको बना देता हूँ, दोनों फिगर आपका अलग अलग रहेगा तो समझ में आएगा। यह हमारा क्या है, कांच है। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि यह हमारा क्या है, कांच को बताया गया है। आ रहा समझ में। और फिर एक दूसरा फिगर ड्रा कर लेते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा।
तो यह दोनों हमारे क्या है, कांच को प्रदर्शित करते हैं, और बाहर हमारा क्या है, एयर है। तो देखो अभी हमने पीछे डिफिनेशन में क्या बताया कि जब वायु से ग्लास में और सेकंड केस में ग्लास से वायु में जाता है तो इसी सिद्धांत को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो अब इनके बीच क्या संबंध होता है उसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो अब प्रकाश की किरण जब वायु से इस कांच के सरफेस पे पड़ता है तो इस बिंदु पर हम एक लंब क्या करते हैं, ड्रा कर देते हैं। ठीक, तो ऊपर वाला कौन सा माध्यम है, वायु है। आ रहा समझ में। तो जब प्रकाश की किरण वायु से सघन में जाती है, सघन का मतलब कांच या जल, दो चीज हमने बताया, या तो ग्लास होगा या तो वाटर होगा। तो जब भी प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जाती है तब वह प्रकाश की किरण लंब की ओर या नॉर्मल की ओर क्या होती है, बेंड होती है। तो यानी अब यह प्रकाश की किरण क्या होगी, इस लंब की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो अब इस किरण को हम एक नाम दे देते हैं ए, ओ और ओ से बी। क्लियर है। तो अब इसके लिए जब हम अपवर्तनांक की बात करेंगे तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या आएगा, तो उसको अब हम यहाँ लिखते हैं। तो अभी पिछले केस में आपको बताया गया अपवर्तनांक के डिफिनेशन को और अपवर्तनांक के फार्मूले को। तो अपवर्तनांक के फार्मूले में क्या बताया गया है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या बताया गया, साइन आई अपॉन साइन आर। अब उसी फार्मूले का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखो अब प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो प्रथम माध्यम क्या है, वायु, और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो 1n2 बराबर, अब कहता है कि यह आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है। यानी आपतन कोण हमारा क्या होता है, आई, और अपवर्तन कोण क्या होता है, आर होता है। तो इन दोनों के अनुपात की ज्या, तो यानी साइन आई और अपन क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो 1n2 पहला माध्यम क्या है, वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की जगह पे एयर है तो हम लिख सकते हैं ए, और n है तो n। अब सेकेंड क्या है हमारा, कांच है, कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लास, तो हम इसको लिख सकते हैं जी। यानी 1n2 पे यहाँ पे ANG लिख सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा साइन आई और अपॉन साइन आर। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारा हो गया इसके लिए। ठीक, अब कहता है इस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से कि अब प्रकाश की किरण अगर हमारी कांच से वायु में जाती है यानी सघन से विरल में जाती है तो अब उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो अब प्रकाश की किरण कहां से चल रही है हमारी, इस कांच से कहां पे चलेगी, विरल में चलेगी। यानी जब सघन से विरल में चलती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो अब यह देखो, यानी यह किरण कुछ ऐसे हमको दिखाई देगी, अविलंब से दूर हटती हुई, तो ऐसे फिगर आएगा। तो अब इसको हम नाम दे देते हैं ए, ओ और बी। तो पहले केस में क्या था, प्रकाश की किरण किधर से किधर थी, एओ से ओबी के डायरेक्शन में थी। क्लियर। सेकेंड केस में हमारे प्रकाश की डायरेक्शन किधर से किधर है, ओबी से ओ ए के डायरेक्शन में है, और इनके बीच भी कोण हमारा क्या होगा, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर होगा। तो सेम इसी फार्मूले से जैसे यहाँ पे ANG लिखा गया है, तो पहला माध्यम वायु था, दूसरा माध्यम कांच था, तो अब यहाँ पे भी हम सेम चीज लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो पहला माध्यम क्या हो जाएगा हमारा कांच, और दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा, विरल या वायु। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण किधर से चल रही है, बी से ओ और ओ से ए चल रही है। तो यानी अब इधर से चल रही है, तो पहला माध्यम हम ग्लास को लेंगे और दूसरा माध्यम एयर को लेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1n2 इक्वल टू साइन, अब देखो पहला माध्यम यहाँ पे क्या है हमारा, कांच है, तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन आर, और दूसरा माध्यम क्या है, आई का एंगल यानी साइन आर होगा।
आ रहा समझ में? देखो पहले जब आई से आ रहे थे तो साइन आई अपन साइन आर, और जब हम आर से आई की तरफ चल रहे हैं तो साइन आर अपन क्या हो जाएगा साइन आई, यानी जिधर से चलेंगे उसी कोण को हम लिख देंगे। तो यह किसके बराबर हो जाएगा 1n2 के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यह हमारा दूसरा माध्यम था और यह हमारा कौन सा माध्यम था, पहला माध्यम, आपकी जानकारी के लिए। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यह हमारा कौन सा माध्यम है, दूसरा, सॉरी वेरी सॉरी, अब यह कौन सा माध्यम हमारा है, पहला, और यह कौन सा है, दूसरा। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं A1N2 को, पहला माध्यम क्या है, ग्लास है, तो ग्लास के लिए क्या लिखते हैं G, N को जैसे है वैसे लिखते हैं क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है, और दूसरा माध्यम एयर है तो यहाँ पे एयर लिख देंगे। बराबर क्या हो जाएगा साइन आई अपन साइन, सॉरी साइन आर अपन क्या हो जाएगा साइन आई के हो जाएगा। इसको हम बना दिए इक्वेशन नंबर 2। अब यही दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन किसको बताते हैं, प्रकाश के उत्क्रमणीयता को। क्लियर? तो अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर इसके आगे हम सॉल्व कर देते हैं। देखो अब यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड आपको दिख रहा होगा, तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम करेंगे ANG इंटू GNA इज इक्वल टू, जब राइट साइड का राइट साइड में मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट का लेफ्ट में किया जाएगा। तो लेफ्ट देखो क्या है साइन आई अपॉन साइन आर इंटू, उधर क्या है हमारा सेकंड में देखो साइन आर अपॉन साइन आई। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा ANG इंटू GNA इज इक्वल टू 1 के, या फिर यहाँ से अब फार्मूला हमारा निकल सकता है कि GNA बराबर क्या हो जाएगा 1/ANG के, या फिर दूसरा फार्मूला यहीं से आप लिख सकते हो कि GNA निकला है तो अब यहाँ से ANG लिख सकते हो बराबर 1/GNA के, यानी यहाँ से देखो दो फार्मूला निकला है। तो जब भी कोई दो माध्यम हो यानी वायु और कांच हो तो उसके लिए जो अपवर्तनांक के बीच का रिलेशन होता है वह रिलेशन क्या होता है GNA बराबर 1/ANG, और उसी को हम अथवा करके लिख सकते हैं ANG बराबर 1/GNA। तो ये हो गया हमारा अपवर्तनांकों के बीच संबंध, जब अपवर्तनांक कितने हो, 2 हो। अब इसके बाद से हम डिस्कशन करेंगे कि अगर अपवर्तनांक हमारे 3 हो तो उन तीनों अपवर्तनांकों के लिए हमारा उसका संबंध क्या प्राप्त होता है। तो अब उस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, नोट्स हमारे अच्छे लगते हो तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए कि जिससे और अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।